भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को 140 करोड़ की जनता पसंद करती है और पीएम मोदी उन पर भरोसा करते हैं। और उन्हीं का कमाल था कि भारत ने रूस की हवा निकाल दी। इसके साथ ही साथ भारत ने अमेरिका से कहा कि हम मूर्ख नहीं हैं और आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। और फिर अमेरिका ने सफाई दी और कहा कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। उसी कड़ी में अब जयशंकर को लेकर गल्फ से बड़ी बात निकली है। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया में भारत की नई छवि गढ़ रहे हैं। यह सत्ता पक्ष के किसी नेता का बयान नहीं, खाड़ी देश यूएई के वरिष्ठ मंत्री की राय है। यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री उमर सुल्तान अल ओलामा ने बुधवार को जयशंकर की जमकर तारीफ की। मौका था दिल्ली के एक थिंक टैंक की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस का। इसमें कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने भी भाग लिया। सबकी मौजूदगी में उमर ने कहा कि जयशंकर जिस तरह से जियोपॉलिटिकल रस्साकसी में भारत की विदेश नीति को आगे रखते हैं, उससे वो खासे प्रभावित हैं। उमर ने कहा, ऐतिहासिक रूप से दुनिया एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या त्रिध्रुवीय थी, जहां आपको पक्ष लेना ही पड़ता था। मैं आपके विदेश मामलों के मंत्री से बेहद प्रभावित हूं। मैंने उनके कुछ भाषण देखे। उमर अंत में जियोपॉलिटिक्स के सर्वश्रेष्ठ हितों से तय होती है। ऐतिहासिक रूप से जो मॉडल था अब वह नहीं है। अब एक देश को अपने सर्वश्रेष्ठ हितों के बारे में सोचना पड़ता है। मंत्री ने कहा कि अगर यूएई और भारत मिलकर काम करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि भारत अमेरिका के साथ काम नहीं कर सकता। हम तीनों साथ काम कर सकते हैं। यूएई के मंत्री ने कहा कि ये वक्त व्यापार के जरिए दुनिया पर प्रभुत्व का है। भारत और यूएई जैसे देशों के साथ मिलकर दुनिया पर अपनी अच्छी बढ़त बनाई जा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए उमर ने कहा, आज दुनिया में प्रभुत्व स्थापित करने का जरिया व्यापार है। अगर भारत और यूएई जैसे देश साथ काम कर सकते हैं तो हम दुनिया में अपनी धाक बढ़ा सकते हैं। उमर सुल्तान CYFY 2022 नाम के इवेंट को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और सोसाइटी पर चर्चा के लिए दिल्ली में 3 दिन तक चलने वाली ये कॉन्फ्रेंस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF ने बुलाई थी। अगले 3 दिन इसमें 28 पैनल डिस्कशंस करेंगे। इसमें 37 देशों के 150 वक्ता भाग लेंगे। जानकारी देते चलें कि पिछले महीने जयशंकर ने कहा था कि मौजूदा ध्रुवीकृत दुनिया में भारत वास्तव में महत्व रखता है। जयशंकर ने अपने बयान में कहा था कि भारत को बड़े पैमाने पर दक्षिणी गोलार्ध की आवाज के रूप में जाना जाता है। सितंबर में मीडिया से बातचीत में जयशंकर ने कहा था कि इसमें दो राय नहीं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा दुनिया की स्थिति को प्रतिबिंबित करती है, जो खास तौर पर इस समय ध्रुवीकृत है। वास्तव में दुनिया जिस अवस्था में है उसमें भारत महत्व रखता है। हम एक सेतु हैं, हम एक आवाज हैं, हम एक दृष्टिकोण, एक जरिया हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम देश अब भारत के फैन हो चुके हैं। वहीं मुस्लिम देश अब जयशंकर के आने के बाद पाकिस्तान से दूर चले गए हैं और भारत के नजदीक हैं। और इस रणनीति को देखकर पाक खून के आंसू रो रहा है और भारत खुश है। अगर भारत खुश है तो इसका कारण जयशंकर हैं, जिनकी तारीफ यूएई कर रहा है। फिलहाल आपको यहाँ पर उनका पूरा बयान सुनाते हैं। I'm very impressed by your Minister of Foreign Affairs, and I see some of his speeches. One of the things that I think is clear for both the UAE and for India today is we don't need to choose sides. How does a country like yours, a city like yours, navigate these geopolitical headwinds? And by the way, technology is perhaps the new battleground for all of this. So how do you keep your head down and navigate these choppy seas where you have these geopolitical tugs and giants battling it out in old and new theaters? How do you manage that? Historically, the world was a world where it was either unipolar or bipolar or tripolar, where you had to choose sides. I'm very impressed by your Minister of Foreign Affairs, and I see some of his speeches. And one of the things that I think is clear for both the UAE and for India today is we don't need to choose sides. At the end of the day, politics is determined by the best interest of certain parties. And the best interest today does not mean alienating someone for someone else. I think that model that existed historically is unfortunately no longer here. Today, countries need to think about their own best interests, but need to think about how their best interests do not harm others. Right? So, for example, me working with India does not mean that I can't work with the US. It does not mean that the three of us can't work together. And I think the I2U2 example is a great example. One thing we are doing as a country, and I think this has been, informally, but absolutely decreed by our president, our current president, is we will be a country that fights for peace and a country that works with everyone.
A great example of that is the Abrahamic Accords. So when most countries were shelling Israel, we said for 80 years we've been doing the same thing. It does not make sense for us to continue 80 years to do the same thing and not get results. Let us work together and let us try to find a way where we can achieve the outcome that everyone wants, while at the same time developing together as nations. The same is true as well when it comes to technology. I think historically all of the models that we brought in, cultural models, technology models, societal models, were from the West. Today, the examples that we need to do are examples that are balanced. We should not be sensitive about our culture. We should not be sensitive about our history. We should not be sensitive about our needs as a global population or as a local society. So I'll give you an example. I think the influence of Bollywood today on people in the UAE is huge. People watch Bollywood, they have an affinity towards India. I don't think it should only be Hollywood. The same with technology companies. Today, some of the Indian unicorns are coming and dominating the UAE market and the regional market. I think, well done, we should do more of that. It should not be a one-size-fits-all. And the moment that you do not actually match or agree with a certain mindset or agree with a certain direction, that you get affected or you get threatened. Because at the end of